कलीग्स फ्रॉम अराइज एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का सेकंड टाइप। याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में किया था रेडियल एक्सेलरेशन का फर्स्ट टाइप, जिसमें हमने किसके हेल्प से फाइंड आउट किया था? ज्योमेट्रिकल मेथड से। कौन सा मेथड से? ज्योमेट्रिकल मेथड से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ पहले चैनल पे वो देखो कि उसका रिजल्ट क्या आता है। सेम वही रिजल्ट हमें इस टॉपिक में भी लेके आना है, विच इज I am going to start today. The name of the topic is radial acceleration by calculus method. So let's start. चलो, तो ज्योमेट्रिकल मेथड इज डन। नाउ नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड हेडिंग डाल दिया जाए ना? हाँ, डाल दिया जाए सर। अब क्या करना है तो मैं डाल ही दिया जाए हेडिंग। चलो, कैलकुलस मेथड, इसके लिए भी डायग्राम चाहिए। अरे डायग्राम तो चाहिए ना, फिजिक्स से डायग्राम नहीं बनाओगे तो काम कैसे चलेगा? तो और वैसे भी कैलकुलस मेथड है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि डायरेक्शन डायग्राम नहीं आएगा। चलो इमेजिन करते हैं फिर से वही काम। एक पार्टिकल है, सबसे पहले एक काम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ज्यादा छोटा हो जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा वो भी अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। काफी कुछ है इस डायग्राम में, ठीक है? बहुत दिख रहा है क्या? थोड़ा और एक बार रब कर दूं मैं। बहुत ज्यादा ही बड़ा बन गया, इतना ही बड़ा जरूरत नहीं है। चलो ये काफी अच्छा है, इतना बहुत हो गया। बार बार चेंज नहीं करेंगे, छोटे मोटे चेंज कर सकते हैं। दिस इज सेंटर, टाइम वेस्ट नहीं करते, जिसको हमने ओ मान लिया। मैंने बोला एक ये हमारा, देखो ध्यान से व्हाइट कलर से मैं शो करता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, देखते हैं हम कैसे एक्सेलरेशन मिलेगा। मैंने बोला एक पार्टिकल है जो इस पोजीशन पे है, सपोज पी, ये इसका पी पोजीशन है। अगर मैं बोलूं इसका उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो आप बोलोगे सर ये होगी v। क्लियर है? अच्छा, यहां पे हम किस बेस पे पढ़ रहे हैं? पूरा का पूरा कैलकुलस मेथड पढ़ रहे हैं, मतलब हम कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे हैं तो यहां पे कोऑर्डिनेट लिख देना चाहिए। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात जरा। ये कौन सी वैल्यू होगी? ये x। सो p का एक कोऑर्डिनेट तो x हो गया, थोड़ा बड़ा लिख दूं, x हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये रहा वो दूसरा कोऑर्डिनेट। जरा देखो, इस कलर से नहीं, ये कलर थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है ना? ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है? y है। तो यहां पे मैंने y लिख दिया कोऑर्डिनेट में। ये डिस्टेंस हमारा क्या था? x था, तो इसको मैंने x लिख दिया। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। चलो देखते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर है, ये हमारा r, ठीक है? ये r है, इतना डन। ये एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा है, थीटा है। ये एंगल हमारा कितना? थीटा है। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? जरा ध्यान दो, हमने पढ़ा है, वो भी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सी मैं लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना? तो यार थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा? ओमेगा टी। ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और क्या क्या हम इसके अंदर बता सकते थे? सेम वही चीजें हो रही है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल है। अब ध्यान से सुनो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, की कितना डिस्प्लेस हुआ वो एक्स एक्सिस से। अगर मैं बोला यहां तक है तो दिस थीटा गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये थीटा हमें क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस से वो कितना डिस्प्लेस हो गया पार्टिकल। और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, चलो वो चीजें बाद में डिस्कस करूंगा, पहले यहां पे समझ लो। अगर मैं इनके वेक्टर्स को रिजॉल्व करूं, इस रेडियस वेक्टर को रिजॉल्व करूं, तो ये हमारा थीटा से टच है, तो एक्स इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा? आर कॉस थीटा। और जो हमारा थीटा से दूर है वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस वन इज वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या होगा? आर वाई इज इक्वल टू व्हाट? आर साइन थीटा। जिनको नहीं समझा वो ध्यान से सुनो। थीटा से जो टच रहता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, उसे हम कॉस थीटा लेते हैं। और जो दूर रहता है उससे थीटा से, वो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, उसे हम साइन थीटा लेते हैं। क्लियर?
बहुत कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, काफी कुछ। अच्छा, इसकी वेलोसिटी अगर मैं बता दूं तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी सपोज ओमेगा है। क्या है? ओमेगा है। डायग्राम में बहुत कुछ हमने ड्रॉ किया, बहुत कुछ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हमें क्या क्या चीजें इसमें करनी है। पहले तो हम कुछ इसके भी नोटेशन लिख देते हैं कि क्या क्या होता है। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, तो यहीं तक सही है। दिस इज योर एक्स एक्सिस। कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लेते हैं। पहले बात तो हमारा एक्स कॉमा वाई क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है हमारा एक्स कॉमा वाई। दूसरा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आगे बढ़े और क्या बच गया, आर रेडियस वेक्टर। एक चीज जरूर यहां पे लिख देना आप लोग, पी, पी इज व्हाट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इतनी चीजें क्लियर है? ओके, चलो यहां से यहां जाने के लिए मैंने बोला टाइम टी लगा तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वो सब तो आपको एकदम क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा हमारे कैलकुलस मेथड की तरफ कि इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अच्छा समझो, आप लोग अभी तक तो 12th में पहुंच चुके हो तो काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, काफी कुछ चीजें आपने पढ़ लिया है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलस मेथड चल रहा है, कौन सा मेथड चल रहा है, कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या होता है जरा सोचो। कैलकुलस का मतलब होता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, ये सब चैप्टर्स हमारे किसके हैं, कैलकुलस के। तो इसमें से ही हमें मतलब किसी चीज का यूज करके हमारा ये पूरा का पूरा आने वाला है, पूरा वैल्यू। तो देखते हैं हम कैसे आता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं अगर, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दिया है x, अगर आपको दिया है तो डिस्प्लेसमेंट से बाय कैलकुलस मेथड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें, मतलब dx/dt अगर हम निकाल लें तो वो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। मतलब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए यहाँ पे कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ, पोजीशन पता चल जाए मुझे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसको डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा, उसका डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वेलोसिटी। क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अच्छा और आगे समझते हैं, अगर हमें चाहिए क्या एक्चुअली में, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv/dt कर दूं अगर मैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी अगर ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। अगर जिनको थोड़ा भी समझ में आया होगा ना, वो समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ पहले एक बार डिस्प्लेसमेंट दिखाना है और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेके हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अगेन जो वेलोसिटी आएगा उसका डेरिवेटिव लेके हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और वही हमारा आंसर होगा। क्या डायग्राम और पूरी चीजें जो मैंने बताई क्लियर है, होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, स्टार्टिंग से वीडियो देखो, ऐसा नहीं बीच में से आगे देखो, नहीं तो बहुत सारी चीजें मिस होंगी। बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या है, आपने ये तो बताया नहीं। ये सारी चीजें बताई हुई है, डिस्कस की हुई। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं न्यू बोलूं और उसके बारे में डिटेल ना करूं। तो जो चीजें मैं यहाँ पे एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मतलब वो चीजें लास्ट के लेक्चर्स में हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर जाके देखो, ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी साथ में करते रहो, ओके। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ये हो गया। तो समझ में आया हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसका डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी, फिर उसका डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन। तो देखते हैं हम सबसे पहले पोजीशन क्या होगा। पोजीशन वेक्टर, अच्छा ध्यान से सुनो। अगर मैं इसकी पोजीशन बता दूं, जब भी हम कैलकुलस मेथड और ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को करते हैं ना, मतलब कोऑर्डिनेट के सिस्टम से,
तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये इसकी पोजीशन है, तो ये पोजीशन एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है उसको समझो, कि अगर ये पोजीशन है, हमें पोजीशन के बारे में पता है कि थीटा हमारा कितना है, कितने थीटा पे ये यहाँ पे है, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। कैसे कि ये जो ट्रेस हुआ है एंगल, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ट्रेस हुआ है। तो मतलब अगर मैं बोलूं इसकी पोजीशन का कोऑर्डिनेट ये है, तो मतलब एक्स वाई इतनी यहाँ इस एंगल से इतने यहाँ पे एक्स एक्सिस से इतने दूर पे है। अगर मैं बोलूं पॉइंट यहाँ पे है, तो वो एक्स एक्सिस से उतना दूर पे है। पोजीशन से हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चलेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन हमें बताता है कि एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? मतलब अगर मैं यहाँ पे P इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लूं, तो उसे हम एज ए डिस्प्लेसमेंट लेके डेरिवेटिव कर सकते हैं उसका। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमें अगर निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे? द पोजीशन वेक्टर, देखो मैं पूरा लिख देता हूं, द पोजीशन वेक्टर आर बार। कौन दे रहा है पोजीशन वेक्टर? आर बार। देखो चलो बार लिख देता हूं, आर बार। द पोजीशन वेक्टर आर बार एट टाइम टी। टी लिखो, यह इंस्टेंट टाइम होता है, यहाँ बहुत छोटा सा है ना। कितनी बार बताओ ये चीज कि ये बहुत थोड़ा सा हो रहा है एट इंस्टेंट टाइम टी। सो आर बार पोजीशन वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। आर बार इज इक्वल टू, बहुत और अच्छी बात नहीं है, मतलब जाओ उसको पढ़ो, और स्केलर वेक्टर्स के मैं वीडियोस डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो उस टाइम पे जाके देखो ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। स्केलर वेक्टर ये सारी चैप्टर्स तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करना हमेशा पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें। तो द पोजीशन वेक्टर आर बार एट टाइम टी, इंस्टेंट टाइम में है ये, आर बार इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई। अच्छा के भी आता है, लेकिन वो 3 डायमेंशनल के लिए होता है, जब 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आर बार इज इक्वल टू आई कैप, व्हाट इज एक्स? एक्स हमारा क्या है? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस जे कैप, वाई क्या है हमारा? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा ये हमने पोजीशन लिया, बट यहां से देखो हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें काफी कुछ चीजें हमारे पास है। थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या देखा यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दूं, चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा सर। सो आर बार इज इक्वल टू आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी। अरे हाँ या ना? क्लियर है? मैंने क्या बोला? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव ले लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो देखते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग, मैं यहां पे लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं आप लोग को डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूं ये लिख के, बट ऐसा नहीं है, ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर? डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। चलो डी आर बाई डी टी क्या होता है? मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाता है हमारा? वेलोसिटी, मतलब दिस विल बिकम वी। देखो हमें वेलोसिटी मिल गया, एक बार वेलोसिटी आ गया हमें, उसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। समझ रही हो? बहुत कुछ है नहीं, बस खाली समझते हुए चलो और पढ़ते हुए चलो। बस प्रैक्टिस आपको बहुत मैटर करता है, तो रिवीजन बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइम पे रिवीजन कर रहे हो। स्मार्ट स्टडी करो, सारी चीजें एकदम अच्छे से होंगी। सो v इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, d बाई डी टी ऑफ आई कैप आर कॉस ओमेगा टी। चलो एक काम करता हूं, आई कैप हमें डायरेक्शन दे रहा है,
तो मैं आई कैप को अभी बाहर रख देता हूँ। कोई डाउट है ना? तो आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप को भी मैं बाहर रख देता हूं, तो डी बाई डी टी ऑफ आर साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर है? अब डेरिवेटिव लेना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डेरिवेटिव तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि मैं डेरिवेटिव आपको बताऊं क्या होता है, बस इतना ध्यान रखो। अच्छा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव, अगर हमारा कॉस थीटा है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और अगर हमारा साइन थीटा है तो उसका डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस थीटा। ये ध्यान में रहे, ठीक है? बहुत ज्यादा बता नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि थीटा की जगह थीटा, अगर यहां पे सिर्फ टी होता, विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, सिर्फ टी होता, तो मैं कॉस टी की जगह लिख देता माइनस साइन टी, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता, बट टी नहीं है, ओमेगा टी है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए हमारा एक और फॉर्मूला बनता है कॉस यू का। तो इसमें क्या होता है? कॉस यू, यू मतलब ऐसा टर्म जिसमें दो तीन टर्म हो, जैसे ओमेगा टी है या 3x + 5y कुछ भी रहे हो, तो ऐसा होता है। तो हम उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस साइन यू एंड डी बाई डी टी ऑफ यू, मतलब फिर से उस u का डेरिवेटिव। समझ में? तो यहां पे हम एक एक करके डेरिवेटिव लेते हैं। चलो देखो, v इज इक्वल टू आई कैप, r हमारा कांस्टेंट है वो बाहर रह गया, cos ओमेगा टी, cos u, इसे हम u कंसीडर करेंगे, ये हमारा क्या होगा? u कंसीडर करेंगे, तो cos u का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन u, u हमारा क्या है? ओमेगा टी। क्लियर? एंड डेरिवेटिव ऑफ u, फिर से ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव 1 होगा, बचेगा सिर्फ ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। समझा एकदम? फिर से सुन लो, आई आर कांस्टेंट है, cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन u, एंड du बाई डी टी, मतलब उसका फिर से डेरिवेटिव, जो एंगल था उसका फिर से डेरिवेटिव, तो उसका फिर से डेरिवेटिव लोगे तो ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1, सो सिर्फ ओमेगा बचेगा ना। एक टर्म हमारा बचे बाकी रह गया, इसको मैं यहां पे ऐसे रख देता हूं, प्लस जे कैप, जरा ध्यान से सुनो, जे कैप डी बाई डी टी ऑफ आर साइन, आर तो हमारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, अगेन साइन यू, सेम वैसा ही जैसे कॉस के लिए यू था वैसे साइन के लिए यू रहेगा, तो साइन यू मतलब क्या? कॉस यू मींस कॉस यू हमारा ओमेगा टी है, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विल गिव ओमेगा। क्लियर? टी का डेरिवेटिव 1। सो अगर हम अब ये हमारा पूरा होल टर्म डेरिवेटिव ले लिया हमने, यहाँ पे ये टर्म हमारा u बिहेव कर रहा है। चलो v इज इक्वल टू आई आर माइनस आई कैप आर साइन, आर नहीं ओमेगा को भी हम पहले लिख देते हैं, आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप, ध्यान से सुनो, जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे क्लियर? कितना इजी था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। डेरिवेटिव एक बार इसका फिर से मैं डेरिवेटिव ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलो इसका डेरिवेटिव फिर से ले लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग, फिर से मैं लिख देता हूं, अब मैं फिर से वो चीजें नहीं बताऊंगा, ये अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं? अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा dv बाई डी टी, सॉरी x नहीं t, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा हमारा dv बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ इन ब्रैकेट माइनस आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इतना क्लियर है? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मैं यहां ये रब करता हूं, ध्यान से देख लो, जिन्होंने लिया उन्होंने इसको नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके। देखो जरा, dv बाई dt हमारा बन जाएगा एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए, और इसका अब हम डेरिवेटिव लेने जाएंगे। सो इसको मैं लिख सकता हूं d बाई डी टी ऑफ माइनस
आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ, यहां पे नहीं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं, प्लस डी बाई डी टी ऑफ जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेटिव हम देखते हैं क्या होगा। सो ए विल बी डी बाई डी टी ऑफ आई आर ओमेगा, ये सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, आई माइनस आई कैप आर ओमेगा, सब बाहर आ गए। बचा क्या, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या होगा, साइन यू, साइन यू का मतलब कॉस यू, सो कॉस यू हमारा क्या है ओमेगा टी, एंड डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, फिर से ओमेगा टी का डेरिवेटिव मतलब आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय अगेन ओमेगा प्लस, अगेन इसका हम लेते जाएंगे तो जे कैप कांस्टेंट है, आर ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव ओमेगा। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू यहां से हम पूरा लिखेंगे तो माइनस आई कैप आर ओमेगा, वन सेकेंड, माइनस आई कैप आर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर ओमेगा स्क्वायर, प्लस नहीं प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे तो माइनस यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लस जे कैप आर ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सर ये माइनस कहां गया, अरे यही माइनस प्लस मिलके तो माइनस हुआ यहाँ पे। डन। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं नीचे और अप कर देता हूं। देखो आगे बढ़ते हैं, कौन से कलर का मार्कर यूज करूं, रेड यूज कर लेता हूं। चलो देखो यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यस सर, क्या, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, आई कैप कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप साइन ओमेगा टी। ओहो हो, कुछ समझ में आ रही मेरी बात, ये क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर लेता हूं, ये आर को मैं यहां पे रहने देता हूं, तो क्या होगा जरा बताओगे ये क्या है। मैंने यहां से आर को कॉमन नहीं लिया, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, जरा ये टर्म देखो कहीं मिलता जुलता मिल रहा है क्या, क्या ये है, ये देखो आई कैप आर कॉस ओमेगा टी, आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी, जे कैप आर साइन ओमेगा टी, ये तो सेम मिल गया सर, तो सेम मिल गया कि इस पूरे की जगह मैं आर बार लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, अरे यही तो था हमारा फॉर्मूला, यही तो है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन, अरे हाँ या ना, सोचो। तो सर यहाँ पे ये वहां के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं आया था, यहाँ के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ गया है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड आर बार हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर, एंड रेडियस वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट टू ईच अदर। अरे समझ में आई बात, एकदम इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें टफ है, सिर्फ समझने वाली बात है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा सुनो, कुछ और बात है, अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर इनके जगह पे, जैसे ओमेगा हमारा क्या होता है, बी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मैं चेंज कर दूं क्या, चलो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो क्या होता है। सेम वही चीजें आएंगी जो पहले हमने किया था, ऐसा थोड़ी कुछ अलग आने वाला है, वही आने वाला है।
मैं चाहता था कि आप करो, लेकिन आप चाहते हो हम करें तो हम ही कर देते हैं। चल हमारे पास क्या आया, ए आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। बट हमें भी एक फॉर्मूला पता है, हम इतने गधे थोड़ी हैं, हमें भी तो एक फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है सर। सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर होना चाहिए। तो ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, तो ओमेगा की जगह मैं पुट कर देता हूँ v बाई आर। तो जरा देखेंगे क्या होगा, ए आर विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। ये देखो एक आर कैंसिल, ए आर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर। अरे यही तो हमने बोला था कि जो बहुत मेन फॉर्मूला है, बहुत मेन फॉर्मूला है ये, है ना, यही हमने बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा यहाँ पे देखो, फिर से बोलोगे सर वहां पे तो माइनस साइन नहीं आया था, यहाँ क्यों? अरे ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन जो है किसका किसका, ए आर का और आर का अपोजिट टू ईच अदर है। मतलब रेडियस वेक्टर कहां जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। रेडियस वेक्टर, अरे वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन तक जो ड्रॉ किया रहता है, दिस इज योर रेडियस वेक्टर। और डायरेक्शन ऑफ हमारा रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर आता होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज करने का काम आ रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रहे, ए आर इज इक्वल टू। अच्छा कुछ और इसके अंदर चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट बाद में आप खुद से कर लेना ये चीजें। इतनी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दो मुझे, क्लियर है? चलो अब सुनो, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक बार इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट है या फिर जो चीजें करना है कर लो। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियोस आप पूरा का पूरा देखो, ऐसा नहीं कि बीच बीच में देखो, ब्रेक मत लो आप वीडियोस देखते टाइम। आप एक बार वीडियो देख रहे हो तो आप पूरा कंप्लीट देखो, उसका खुद से नोट्स बनाओ। और सेल्फ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। खुद से अगर आप नोट्स बना रहे हो मतलब आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियोस देखोगे और आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप नोट्स बनाओ इन चीजों के ऊपर थोड़ा अच्छे से, इनमें बहुत डिटेल में भी जाना बाकी है हमें अगर हम जाएंगे तो। बट अगर हम अपने बोर्ड के बारे में बात करें तो ये इतनी चीजें हमें आनी बहुत जरूरी है और ये इतनी बहुत है। ठीक है, तो इसे हम पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ लिया जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हटा दिया जाए, यस सर, तो हटा दिया जाए। रेडियल एक्सेलरेशन ही हटा दिया जाए पूरा। इतना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया था, सारा डायग्राम चला गया। अब बिना डायग्राम वाली चीज आ गई। फिजिक्स में बिना डायग्राम मतलब कुछ नहीं, मतलब बहुत थियरी, बट यहाँ पे थियरी नहीं, कुछ अलग चीज है। देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं, पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। वाह, कुछ अच्छी चीज यहां पे आई है। मतलब किसके किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज ए। अल्फा और ए के बारे में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है। बहुत इजी है, एकदम छोटू सा है, बहुत छोटू सा है। इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको ऐड कर दिया। बड़ा होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डालता, बट बड़ा है नहीं, छोटा सा है, तो हम जल्द इस करके खत्म करते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। पहले तो आप ये समझो कि ये कब एग्जिस्ट करेगा। मैंने बोला आपके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन है। व्हाट इज मीन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है कि यहाँ पे अल्फा एग्जिस्ट होना, और एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी का चेंज होना। अगर वेलोसिटी का चेंज होना हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कौन सी वेलोसिटी होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो नॉन यूसीएम के लिए कर रहे हैं। इसके लिए नॉन यूसीएम। क्लियरली बात? अब सुनो, ध्यान सुनो। चलो ये चीजें तो हमें याद रखनी है, बस ध्यान में रखना है।
अब हमें डिफरेंट कुछ रिलेशंस क्रिएट करने हैं, तो वो मैं रिलेशन जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ, आप समझो पहले। अच्छा, हमें रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? a इज इक्वल टू लिमिट, अभी पढ़ा था, डेल t टेंड्स टू 0, व्हाट, जल्दी बोलो, बोलो, डेल v बाई डेल t। और मैंने बताया भी पहले भी कि अगर ये चीज है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं dv बाई dt, डेरिवेटिव के फॉर्म में, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, a इज इक्वल टू dv बाई dt। बट हमें ये भी पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है सर, तो पुट कर देते हैं, हमें क्या है, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। ओके सर, अब आगे क्या करें, चलो देखें आगे क्या करें। क्या हमें ये डेरिवेटिव पढ़े हो? यस सर पढ़े हैं। क्या पढ़े हो वहां पे कि अगर दो वैल्यूज हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो u इंटू वी रूल लगा दो। कौन सा रूल लगा दो? u इंटू वी रूल। सो अगर u इंटू वी रूल हम लगाते हैं, तो चलो देखते हैं यहाँ पे u इंटू वी रूल अगर मैं लगाऊं, आप वैसे अगर r को कांस्टेंट मान के आगे ले लो तो डी ओमेगा बाई डी टी आएगा, एंड डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, सो a इज इक्वल टू r अल्फा, अगेन you will get the answer। बट अगर मैं u v रूल लगाऊं, सो व्हाट इज u v रूल, जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d बाई डी टी ऑफ u इंटू v होगा हमारा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये चीजें हमें यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, तो कर देते हैं हम, चलो। सो a विल बी u डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब r d बाई डी टी ऑफ v, v क्या है हमारा, ओमेगा, प्लस v क्या है हमारा, ओमेगा d बाई डी टी ऑफ r। अरे वाह सर, ये क्या है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू r तो हमारा कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ ओमेगा, d ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, जरा याद करो, व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी? ये तो हमारा अल्फा होता है सर, क्या होता है, अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूं? यस सर, आर डी ओमेगा बाई डी टी इज व्हाट, अल्फा, आर अल्फा प्लस ओमेगा सेम रहेगा, ठीक है, बाहर है वो, आर हमारा कांस्टेंट है। अगर r कांस्टेंट है, dr बाई r कांस्टेंट है हमारा, तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो हमारा a विल बी व्हाट, r अल्फा। ये हमारा रिलेशन डिराइव हो गया, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी टाइम काम आता है, काफी टाइम काम आता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक, एकदम अच्छे से। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, कुछ था नहीं है यहाँ पे, ध्यान देना। इसका एक वेक्टर फॉर्म है, वो मैं लेक्चर एंड करते, मतलब आज के लेक्चर में नहीं, जब मैं चैप्टर एंड करते टाइम बताऊंगा तब बता दूंगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है वो न्यूमेरिकल के टाइम पे भी मैं बता सकता हूँ, तो वहां पे भी आप ध्यान देना है। बट अभी के लिए पहले इतना ध्यान में रखो कि हमने एक रिलेशन और डिराइव कर दिया, a इज इक्वल टू r अल्फा। ये किसके लिए था, हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आया वो हमारा। अच्छा एक बात बताओ, क्या लीनियर एक्सेलरेशन बढ़ेगा? चलो इसको ही हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या a किस पे डिपेंड करता है, r पे? नहीं सर, r तो हमारा कांस्टेंट है, a इज डिपेंड ऑन अल्फा, दिस अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे फिर से डिपेंडेंसी मत दिए, सोच लेना, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे समझते हैं हम, जो मैं समझाना चाहता हूं, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन जो हमारा होगा, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जरा देखो, अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ी तो ये भी बढ़ेगी। अच्छा दूसरी बात, अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। क्लियर हुई, समझ में आया? अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके डायरेक्शन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक्सियल होता है, एक्सियल, याद होगा, राइट हैंड थंब रूल। और हमारा लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल। कैसा होता है? टेंजेंशियल। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो, बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें पर मोटी मोटी बातें, और कुछ नहीं है। तो हमने देखा सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हुई। अच्छा अब हमें
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, हमें नेक्स्ट और क्या पढ़ना है। एक सेकंड में कैमरा देख लेता हूँ, तब तक राइट सब कुछ चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। तो चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि क्या होता है हमारा, मतलब अभी जो मैं टॉपिक, चलो एक काम करें डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो मैं हम टाइम क्यों वेस्ट करना। फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करना सर, हमें तो पता ही है। ओहो, चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये एक छोटा सा थियरी पार्ट है, तो थियरी पार्ट है तो इसको हमें करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बट हाँ समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो समझने के लिए बहुत कुछ है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप पढ़ क्या रहे हो। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हम सीपीपी बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सीपीएफ सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। चलो देखते हैं ये क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सपोज करो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली वहां पे आके समझाता हूँ क्या हमें करना चाहिए, समझने के लिए हमें क्या लॉजिक लगाना चाहिए। सपोज करो कि ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, नीचे से कैसे सर्कल मिल रही है, हाँ अब सही है, हाँ ठीक है। सपोज करो ये हमारा सेंटर है, यहां से मैंने एक स्ट्रिंग को टाई किया, यहाँ पे एक हमारे पास एक स्टोन है, एक पत्थर बॉब है, मान लो बॉब माना कुछ भी मान लो, बांध लिया है बस, और उसके बाद यहां पे पकड़ के मैं घुमाया जा रहा हूं। जब मैं घुमा रहा हूं तो ये मोशन किस टाइप का हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। अरे हाँ या ना, समझो ये किस टाइप का मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा सर सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो कहना क्या चाहते हो, ये तो सर आप बहुत पहले से बता रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले तो इसका डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, चलो ठीक है डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक फोर्स होता है, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है। किस तरफ एक्ट होता है, सेंटर की तरफ। अगर मैं बोलूं कि ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किस तरफ एक्ट होगा, सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। अच्छा तो है क्या ये चीज, देखो जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत नेसेसरी फोर्स होता है फॉर सर्कुलर मोशन। अब हम समझते हैं कि क्यों नेसेसरी और कैसे नेसेसरी होता है। मैं चौक सारे रख देता हूं, फिर हम हाँ सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो कि मैंने क्या बताया कि एक स्ट्रिंग है, एक स्टोन है, आपने बांधा, ये स्टोन है, ये स्ट्रिंग है, सपोज आपने बांधा और घुमाए जा रहे हो। जब आप उसको घुमा रहे हो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एकदम मस्त आराम से घूमे जा रहा है, मजा आ रहा है घुमाने में। आपका मन हुआ थोड़ा और तेज घुमाने का, आप और तेज घुमाए, आपका मन हुआ स्लो करने का, आप स्लो कर दिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, लेकिन इसमें से हमें क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप घुमा रहे थे, जब आप उसको रोटेट करवा रहे थे उस स्टोन को जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, अगर मैं घुमाते घुमाते कोई आपका फ्रेंड आता बीच में से कट कर देता, तो वो पार्टिकल कहां भागने की कोशिश करता, ऐसा सपोज यहां से घुमा, यहां से कट कर दिया किसी ने, तो वहां भागने की कोशिश करता। मतलब एक्चुअल में इसका डायरेक्शन वो है। और अगर ऐसे ना समझो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि न्यूटन ने हमें क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है और उसी स्टेट में हमेशा रहेगी भी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ रहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। वाह सर, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल यहां था तो उसे अपना डायरेक्शन चेंज करके मुड़ना नहीं चाहिए था न्यूटन के हिसाब से। न्यूटन क्या कहता है कि पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा खुद ब खुद, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। मतलब
जब ये स्ट्रिंग टूटी तो वो सीधा जा रहा था, मतलब क्या हुआ, ध्यान से सोचो। सपोज करो ये स्टोन है, ये सेंटर है जहां पे मैंने बांध के रखा है, ये स्टोन है, ये स्टोन सीधा न्यूटन के हिसाब से क्या, जब ये आगे बढ़ रहा है तो न्यूटन के हिसाब से इसको आगे जाना चाहिए, मतलब एक्चुअल में इसको टेंजेंशियल जाना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, टेंजेंशियल ना जाके सर्कल फॉर्म कर रहा है। सर्कल फॉर्म कर रहा है तो मतलब ये आगे जाने की बजाय इस साइड मुड़ गया। इस साइड मुड़ने के लिए जरा देखो मुझे करना क्या पड़ेगा, अगर स्टोन ऐसा जा रहा है मुझे इस साइड उसको मुड़ना है, तो मुझे नहीं लगता सेंटर की तरफ से मैं खींच लूंगा उसको थोड़ा सा। लॉजिक समझो, यहाँ पे स्टोन है वो सीधा जाना चाहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन मानो या टेंजेंशियल मानो, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो उसकी रहती है, ब्रेक करने के बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी सीधी जाती है तो जाएगा सीधा, सीधा जाने की कोशिश करेगा, बट वो सीधा जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, शायद उसको कोई अपनी तरफ खींच रहा है। कौन, जैसे ही वो सीधा जाने की कोशिश करता है, ये सेंटर से उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे नेक्स्ट आगे जाता है फिर से खींच लेता है, ये ऐसे खींचते रहता है, खींचते रहता है, और उस बेचारे का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, और वो कैसा मोशन परफॉर्म कर लेता है, सर्कुलर मोशन। अरे समझ में आ रही मेरी बात, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप नहीं समझोगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक स्टोन है उसको आपने सेंटर की तरफ से बांध के रखा, अगर उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो आपको सेंटर से उसे बार बार खींचना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स, कुछ फोर्स से आप उसको जब अपनी तरफ खींचोगे तो उसका डायरेक्शन स्ट्रेट की बजाय टर्न हो जाएगा, और टर्न होके जब वो टर्न, देखो समझो पहला पोजीशन ये था, सीधा जाना चाहता, खींचा, टर्न ले लिया, अब ये फिर से यहां से सीधा जाना चाहता है, लेकिन फिर से टर्न ले लिया, फिर से टर्न, फिर से टर्न, ऐसे खींचते रहूंगा मैं, टर्न लेते रहेगा, और लेते लेते क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। अरे क्लियर होगी बात। चलो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फोर्स वो सेंटर लगा रहा था उस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने में, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुई मेरी बात। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तब तक सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो क्या कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अभी तो आपने बोला था सर थोड़ी देर पहले कि डायरेक्शन चेंज करने का काम रेडियल एक्सेलरेशन करता है, तो मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, देखना अभी अभी मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ। तो मतलब अभी समझो, एक फोर्स चाहिए जो उसका कंटिन्यूअसली क्या चेंज कर सके, डायरेक्शन चेंज कर सके। क्या चेंज कर सके, डायरेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे और कैसे चेंज होगा। या ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, कुछ मतलब नहीं बनता इसको बता के। चलो आगे घूमा, एक फोर्स लगा, यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस तरफ, यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे लगेगा फोर्स इस तरफ, यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे लगेगा इस फोर्स, यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे, मतलब उसको। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो पार्टिकल यहाँ पे है, तो फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा क्या, नहीं, जहाँ पे पार्टिकल है वहीं से खींचा जाएगा। तो मतलब जहाँ जहाँ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। समझ में आया क्या। देखो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इसका, फिर हम इसके बारे में ज्यादा जानेंगे। और इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, ये टाइप का फोर्स है विच एक्ट ऑन द पार्टिकल, इट इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन द पार्टिकल, एक फोर्स है जो पार्टिकल पे एक्ट करता है। इट इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। याद रखो ये कंडीशन बहुत जरूरी है, अगर सर्कुलर मोशन नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत ही क्या है, डायरेक्शन चेंज करने का हमारा था ना। तो इट इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड एक्ट radially towards the center। समझ में आया मेरी बात। इट इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड एक्ट रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। ये एक ऐसा फोर्स है जो किसके ऊपर एक्ट करता है, पार्टिकल के ऊपर। कौन सा पार्टिकल, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और कहां पे एक्ट करता है, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ, सेंटर की तरफ। ये सब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है। सीपीएफ, 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 सीपीएफ। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है मेरी बात। अब समझो, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये है क्या एक्चुअली,
सर ये तो एक फोर्स है, अभी तो आपने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो लिख देता हूं एफ सी पी लिखूं मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, कोई भी फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो सर मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे आया, तो यहाँ ये कौन सा एक्सेलरेशन, अरे ये वही एक्सेलरेशन है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। कौन सा एक्सेलरेशन डिस्कस किया था, रेडियल, वो भी तो रेडियस की तरफ ही लग रहा था, टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब इस फोर्स को जनरेट करने में कौन सा एक्सेलरेशन काम आया, रेडियल एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे ए आर लिख देता हूं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। सो एफ सी पी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू व्हाट वाज द एक्सेलरेशन। मैंने तीन तीन स्टार बना के बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो था हमारा v स्क्वायर बाई आर। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, एफ सी पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप ध्यान से देखो, अब आप अपनी बुक को जब देखने जाओगे, जब आप अपनी बुक को देखने जाओगे तब आपको एक चीज बहुत अच्छे ध्यान में आएगा कि सर यहां तो माइनस लिखा हुआ था, बुक में भी माइनस लिखा हुआ पर आपने नहीं लिखा है, तो चलो जरा देख लेते हैं उस माइनस का काम है क्या है। तो एक्चुअल में वहां बुक में सही लिखा हुआ है। हमें इसे कैसे लिखना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सर ये अभी यहाँ पे प्लस लिखा था, अभी माइनस लिख दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ नहीं है। जरा देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ओके सर। ना दूसरा रेडियस, रेडियस कहां जा रहा है, रेडियस वेक्टर तो अपोजिट होता है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो ये माइनस साइन वही बता रहा है कि हाँ भाई मेरा डायरेक्शन अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर है। अरे समझ में आई बात, एकदम इजी था वर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, चलो यहां पे हम एक चीज और समझते हैं कि क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है। यस, नेसेसरी फोर्स, फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स रहना बहुत जरूरी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं रहा है, कोई उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा है। अच्छा चलो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से कि कहां कहां एग्जांपल देते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर, सपोज करो एक स्ट्रिंग है मेरे पास, एक स्टोन है, उसको ऐसे ऐसे घुमा के सर्कुलर मोशन करवा रहा हूं, मतलब एक स्ट्रिंग स्टोन बांधा हुआ और फुल एकदम स्पीड में घुमा रहा हूं, तो उसका डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, जरा देखो। ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा स्टोन है, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अरे यही स्ट्रिंग चेंज करेगा, स्ट्रिंग ही उसको खींचेगा ना अपनी तरफ। आ जाओ भाई इधर, मत जाओ उधर, आ जाओ भाई इधर। न्यूटन के लॉ को ब्रेक करते हैं, चलो कैसे ब्रेक करते हैं, न्यूटन के लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे, हम अपने तरीके समझ रहे हैं जैसा न्यूटन ने हमें बताया था। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम डायरेक्शन चेंज करने का काम हो रहा है। अच्छा यहां पे स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स होता है, टेंशन फोर्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अ बॉल और अ स्टोन टाइड इन अ स्ट्रिंग मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इन दैट कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, टेंशन फोर्स। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो देखते हैं। हमने पढ़ा है कि एक एटम होता है, उसके ऊपर उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे नहीं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस एटम के अराउंड घूमते रहते हैं। कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो अगर सर सर्कल में घूमते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, तो आपके हिसाब से वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, वहां तो कोई स्ट्रिंग से बांधा नहीं है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि नहीं होता है, तो वहां पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक आध एग्जांपल ले लें क्या, चलो वो भी समझ लेते हैं। हमने सुना क्या, जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमते रहता है। तो सर अर्थ भी तो सर्कल में घूमता है, तो मतलब सन और अर्थ के बीच में भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। यस होना चाहिए। तो ना तो वहां पे अर्थ कोई चार्ज है, ना ही सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में किसी रस्सी से हमने उसको बांध के रखा है, फिर वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन ले रहा है। हमने एक फोर्स के बारे में पढ़ा है कि जब बॉडी के पास मास होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके पास। क्लियर हो रही बात, तो मतलब वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत कौन पूरी कर रहा है, कौन पूरी कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आई बात। तो ये तो थे कुछ एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स के कि कहां ये हमेशा किस तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर,
हमेशा किस तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आज के लिए हमारा वो लास्ट टॉपिक होगा। ओके, देखो इसको फटाफट समझ लो और पूरे के पूरे वीडियोस देखो, एकदम अच्छे से देखो, सारी चीजें एकदम अच्छे से कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ और जो डाउट है वो पूछो। अगर कुछ डाउट नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है तो भी कमेंट में लिख करो, सर सब समझ में आया, अच्छा लगेगा मुझे। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला हो गया, दूसरे के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं CFM। ऐसे इसके बारे में कुछ ज्यादा हमें टीचर भी बताते नहीं है, बट अगर मैं बताऊं तो इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसका एक तो नाम है फॉल्स फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो झूठा हो, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा। या फिर इसका नाम सूडो फोर्स, या फिर इसका नाम फेक फोर्स। इसका ये मतलब बिल्कुल मत मान लेना कि ये फोर्स होता नहीं, सिर्फ फालतू में हम पढ़ रहे हैं, नहीं है, कहां दिखेगा वो भी हम देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो आप एक बस में बैठे हो और आप बस में बैठे हो और बस रोड पे चल रही हो, बस ने ऐसा टर्न लिया, बस ने क्या किया, टर्न लिया। जब वो टर्न लेगा तो आपकी बॉडी किस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी, अपोजिट साइड में जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी बॉडी टर्न लेती है तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ भी लगता है फोर्स, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। जैसे रेडियली इनवर्ड लग रहा था सेंट्रीपिटल में, तो सेंट्रीफ्यूगल में किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। सर वो फोर्स लग क्यों रहा था, सबसे पहला क्वेश्चन। अब ये न्यू फोर्स की जरूरत क्या है, तो चलो एक सर्कुलर मोशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। ये एक्चुअली बैलेंस करने का काम आता है पूरे सर्कुलर मोशन को। देखो जरा, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये आपने स्ट्रिंग को बांध के रखा है, ये रहा हमारा स्टोन। मैंने बोला एक फोर्स इस तरफ लग रहा है जो इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब अगर मैं बोलूं कि अगर बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये पार्टिकल तो जब, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ मैं इधर ही खींच रहा हूं तो वो तो इधर चला आएगा ना, बट वो घूमने की वजह से इधर नहीं आ रहा। तो क्यों घूम रहा है, क्योंकि शायद उसे बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स को इक्वलाइज करने के लिए एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा इसको हम और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि और कहां कहां हमें देखने को मिलता है। सपोज करो इनर्शिया की वजह से नहीं, वो तो इनर्शियल फोर्स कुछ अलग चीजें होती हैं। और भी बहुत सारी जगह, जैसे अगर आप रोड पे टर्न ले रहे हो या कहीं भी देख रहे हो, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब सिर्फ इतना सोचो, जब भी आप एक सर्कुलर पाथ कवर करोगे तो सर्कुलर पाथ करने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स जब जब जनरेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर जनरेट होगा। क्यों, ताकि वो उसको कवर कर सके। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, सपोज करो एक रोड है, इस रोड के ऊपर मैं बाइक चला रहा हूं, मैं नहीं आप चला रहे हो, क्योंकि जो कंडीशन दे रहा हूं उसका अगर मैं चलाऊंगा तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर कौन देगा आपका। तो देखो, तो मैं सपोज करो एक बाइकर है जो यहाँ पे बाइक चला रहा है, वो बेचारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देखो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब अच्छा एक कंडीशन देता हूं मैं, ये बहुत ज्यादा स्पीड से आया, 200 की स्पीड से आया, 200 किलोमीटर पर आवर की। ये बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, शायद इतनी स्पीड से कोई आता नहीं, बट मान लो आया। तो अगर उतनी स्पीड से इसने टर्न भी ले लिया तो आपको लगता है कि ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, नहीं, ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ये बाहर जाएगा। जैसे वो यहां आएगा वो बाहर चला जाएगा। बाहर क्यों चला गया, बाहर इसलिए चला गया, शायद सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा था वो कम हो गया, और जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था कर्व की वजह से, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो ज्यादा हो गया। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम है, इक्वल है। क्योंकि अगर ये ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट इस तरफ चला जाएगा, ये ज्यादा हुआ तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग रहेगी वो टूट जाएगी, ये इधर चला जाएगा, जैसे बाइक वाले के साथ हुआ है ना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया
और सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गया तो बाहर आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि हमारा प्रॉपरली कर्व रोड पे एकदम सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मतलब सीपीएफ और सीएफएफ दोनों इक्वल हो रहे हैं, बस अपोजिट इन डायरेक्शन में, अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए उसी डिस्टेंस पे वो बना रहता है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहता है विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तो चलो यहाँ पे कहाँ पे लिखूंगा मैं, हाँ वही लिख देता हूँ, छोटा सा ही तो है तो कुछ ज्यादा है नहीं। सो व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन, इट इज अ फोर्स, इट इज, वैसा ही लिखना जैसा उसको लिखा है, इट इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन द पार्टिकल performing, it is a force which act on the particle performing circular motion, which act radially outward and away from the center। चलिए इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। इसके हम जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे जब जब सर्कुलर मोशन होगा, तो सेम इसका भी फॉर्मूला आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² बाई r। व्हाट? mv² बाई r, ये आपका फॉर्मूला होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनो, अब बोलोगे सर अब तक तो आपने यहाँ वहां पे माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका भी डायरेक्शन इस तरफ है और जो हमारा रेडियस वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन उसी तरफ है। मतलब दोनों क्वांटिटीज जो हमारी हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा रेडियस वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है और सेम होने की वजह से यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी, कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगर एग्जांपल देखना चाहो, एग्जांपल जानना चाहो तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल बहुत सारे अभी बताया भी आपको कि बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे जब हम कर्ड बनाते हैं, कर्ड से मक्खन निकालते हैं बाहर, तो वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं। जब मिक्सचर हो जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम जब लाइट, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट वेट होता है जिनका, कुछ ऐसे होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन हम ये चीजें कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे की चीजें देखेंगे, विच इज समथिंग लाइक कोनिकल पेंडुलम, बैंकिंग ऑफ रोड, इन सब चीजों से रिलेटेड हम चीजें देखेंगे। वन बाय वन डेरिवेशन। अब हमारे इस चैप्टर में मोस्टली डेरिवेशन ही बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी चैनल से हटो मत, पूरा स्टिक हो जाओ, एकदम फेविकोल की तरह चिपक जाओ, एकदम अच्छे से हर एक वीडियो को देखो और लिंक बनाओ, खुद से नोट प्रिपेयर करो और जितने भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजो, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। Okay guys, thank you so much for today. Thank you so much for watching.